नामदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट वीएन को देखने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। टॉपिक इसमें हम देखेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स टू द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सबसे पहली बात, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों ने ये बात सीखी है कि स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, हमें उनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और वेक्टर क्वांटिटीज किसी भी स्टूडेंट से पूछे तो फौरन कहेगा कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो डेफिनेशन है जो हमें हर लेवल पे सिखाई जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्केलर। अब यहाँ पे दो कीवर्ड्स बनते हैं, एक कैन बी जिससे मुराद ये है कि ऐसा हो सकता है, क्या कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्केलर, इसे स्केलर माना जा सकता हो। इसका मतलब यकीनन कैन का वर्ड जहन में ये बात भी पैदा करता है कि यकीनन वो क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में कह रहा है कि जिसे स्केलर भी माना जा सकता है, तो इसका मतलब उसे वेक्टर भी कहा जाता रहा होगा। तो अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन फोर्स है। फोर्स के बारे में हम देख सकते हैं कि फोर्स हमेशा मैग्नीट्यूड भी रखती है, डायरेक्शन भी रखती है, तो हमें जो डेफिनेशन पता है उसके अकॉर्डिंगली ये तो स्केलर हो ही नहीं सकता। मोमेंटम, मोमेंटम मैग्नीट्यूड भी रखता है, डायरेक्शन भी रखता है। मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे हम टॉर्क का नाम देते हैं, वो मैग्नीट्यूड भी रखता है, डायरेक्शन भी रखता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि काउंटर पार्ट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर मोशन में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में चैप्टर नंबर 5 में तमाम टीचर्स हमें पढ़ाते हैं या हमें पढ़ाया जाता है। हमारी किताब में लिखा हुआ है कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड एज अ स्केल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर एंगल छोटा होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, और अगर एंगल बड़ा होगा तो ये स्केलर क्वांटिटी के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। आखिर क्या वजह है? बड़े ध्यान से बात सुनिएगा कि हकीकत ये है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर तब ही डिक्लेयर कर सकते हैं जब उस पर तीन खूबियां हों। पहली, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम फिर वापस आएंगे। पहली खूबी ये, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ वेक्टर, उसे वेक्टर कहा जा सकता है ओनली तभी कहा जा सकता है इट हैज मैग्नीट्यूड, जबकि उसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इट हैज डायरेक्शन, चार्ली ऑप्शन में ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नया पॉइंट आपके लिए है, इट मस्ट सेटिस्फाई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब तक ये तीनों प्रॉपर्टीज किसी क्वांटिटी में नहीं आ जाती तब तक उसे वेक्टर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बन गई डेल्टा। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये देखिए। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास है कि ए वेक्टर को बी वेक्टर में जब ऐड किया जाए तो जो जवाब आए वो वही होना चाहिए जो बी प्लस ए। इसका मतलब सीक्वेंस चेंज करने से एडिशन का अगर जवाब पे फर्क नहीं बढ़ता, फिजिकल क्वांटिटी वही रहती है, वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो याद रखिएगा वो क्वांटिटी कहेंगे कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर पूरी उतरती है। तब उसमें ये तीसरी खूबी आएगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ, तो फिर उसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इसीलिए याद रखिएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, कौन सा एंगल, लेस देन 10 डिग्री, अगर देखा जाए तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर होता है थीटा 2 प्लस थीटा 1। इसीलिए जब एंगल स्मॉल होगा, लेस देन 10 डिग्री होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ओबे करेगा, इसीलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और अगर एंगल 10 डिग्री से एक्सीड कर जाए तो फिर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। तो एक बहुत खूबसूरत पॉइंट हमने सीखा आज, एक नया पॉइंट एंटीटेस्ट के हवाले से, कि किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहने के लिए उसमें तीन खूबी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस इट मस्ट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बड़ा आसान टॉपिक है, हम सब जानते हैं, तमाम स्टूडेंट्स की फिंगर टिप्स पे होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन में भी होता है और ये 3 डायमेंशन में भी होता है। 2 डायमेंशन में प्लेन बनता है और 3 डायमेंशन में हमारे पास स्पेस आती है। आइए यहाँ पे आते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक वेक्टर ए है जो कि 2 डायमेंशन में है। अगर गौर से देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। इसके दो कंपोनेंट्स बने, एक ए एक्स और एक ये ए वाई कंपोनेंट डेवलप हुआ। ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो याद रखिएगा ए एक्स और ए वाई वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी वेक्टर के वो अज्जा जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हमारे पास प्लेन
में या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टू डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक वेक्टर के कितने हो सकते हैं? आप देखें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। ये जो एंगल थीटा लिया जाता है, इसके बारे में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये कन्वेंशन याद रखिएगा कि प्लेन में हमारे पास सिर्फ एक एंगल हमें रिक्वायर होता है, इट इज ऑलवेज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जबकि स्पेस की बात कर लेते हैं। स्पेस में हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि स्पेस में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसको 3 एंगल चाहिए होंगे। यहाँ पे तो एंगल प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज था, इट वाज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्पेस में, तो यहाँ पे हमें 3 एंगल चाहिए होंगे। अल्फा द एंगल ऑफ वेक्टर विद एक्स एक्सिस, बीटा द एंगल ऑफ वेक्टर विद वाई एक्सिस एंड गामा द एंगल ऑफ वेक्टर विद द जेड एक्सिस। इन एंगल्स का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होना जरूरी नहीं होता। यहाँ पर वेक्टर ए के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने ऑलरेडी भी आपसे शेयर किया कि अगर हम प्लेन की बात करें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स और ए वाई बन सकते हैं, जो कि आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। 90 डिग्री पर होने की वजह से इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जरा इस डायग्राम को भी देखिएगा। यहाँ पे वेक्टर ए में हमने वेक्टर बी को ऐड किया, फिर वेक्टर सी को ऐड किया, फिर वेक्टर डी को ऐड किया और हमारे पास रिजल्टेंट आर आ गया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सारे के सारे वेक्टर आर के कॉम्पोनेंट्स हैं। लेकिन हम में से कोई इन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं कह सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी आपस में अगर बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब दे आर ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स। ये बड़ा खूबसूरत बात है। अब गौर से देखिएगा, यहां पर अगर इसी डायग्राम में मैं वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास आर एक्स बन जाएगा और ये मेरे पास आर वाई बन जाएगा। तो प्लेन में या 2 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2 बनते हैं, मगर ये ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, ए बी सी डी, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसी चीज के पेश नजर आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल इन 2 डायमेंशन। देखिए 2 डायमेंशन पे बच्चा फौरन से पहले गलती करता है, और यह इस सवाल पे मैंने 2 सवाल रखे ताकि हम सारी प्रैक्टिस यहीं पे कर लें। सपोज करें इन 2 डायमेंशन, पहले बात करें मैक्सिमम की, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा फौरन से पहले 2 डायमेंशन को जेन में लेके आता है, मैक्सिमम को जेन में लेके आता है, लेकिन ये नहीं देखता कि उसने हमसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बोला हुआ है, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात नहीं की। बच्चा क्या करता है, बच्चा 2 डायमेंशन में फौरन से पहले चार्ली ऑप्शन को आगे स्लाइड कर लेता है, जो कि गलत होगी। चार्ली हो सकता था अगर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करता, क्योंकि उसने कंपोनेंट्स बोला, इसका मतलब ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे पहले ऑलरेडी हमने डायग्राम में देखा। इसका मतलब ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, दे कैन बी इनफाइनाइट। तो बच्चों याद रखिएगा, जब तक वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं बोलेगा, तब तक हम कभी भी 2 को 2 डायमेंशन में 2 कंपोनेंट्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा इनफाइनाइट को सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम कितने हो सकते हैं, देखिए जब मिनिमम की बात की जाएगी तो साफ सी बात है, मिनिमम यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही बन सकते हैं। इसका मतलब मिनिमम के लिए रेक्टेंगुलर ना भी लिखा हो तो हम इसका जवाब यही सिलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों हमारे पास आ गए। अब आइए प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में अब आपने गलती नहीं करनी, अपने गौर से देखना वो क्या पूछ रहा है। क्या रेक्टेंगुलर पूछ रहा है? नहीं जी, वो तो आपसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर नहीं बोला। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, फिर हम बात करें तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, और अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो वो मेरे पास स्पेस की बात कर रहा हूं, 3 डायमेंशन में वो हमारे पास 3 हो सकते हैं। ये था लर्निंग आउटकम। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करना हम 9th क्लास से सीखते आए हैं। वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड किया जाता है। यहाँ पे वेक्टर ए में मैंने वेक्टर बी को ऐड किया, हमारे पास रिजल्टेंट आ गया a प्लस बी। देखिए a की मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, b की मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। अब रिजल्टेंट जो r है इसकी क्या मैग्नीट्यूड होगी, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला होता है वेक्टर्स की एडिशन का, वो आपने हमेशा याद रखना है। r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला हमेशा इसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एंगल थीटा कौन सा एंगल है, ये जानना हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। आइए मैं इस एंगल को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। क्या ये एंगल वेक्टर ए और बी के दरमियान ये वाला एंगल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है? जी नहीं। याद रखिएगा, जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल लिया जाता है तो दोनों की टेल्स के दरमियान लिया जाता है। ये एंगल तो हेड और टेल के दरमियान है। इसका मतलब यहाँ पे मैं वेक्टर ए को एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ये मैंने वेक्टर ए यहाँ पे ड्रॉ किया,
तो ये जो एंगल एक्सटर्नल एंगल बना ए और बी के दरमियान, ये हुस्न इत्तफाक है, ये भी 90 डिग्री है। लेकिन बहुत जरूरी है कि हमें ये बताओ कि हमने एंगल कौन सा देखना है। हमेशा एंगल टेल और टेल के दरमियान या हेड और हेड के दरमियान देखा जाएगा। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं इस हवाले से। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मैंने कोशिश ये की है कि यहाँ पर हम इस फॉर्मूला के हवाले से सारे जो इंपॉर्टेंट एंगल्स बनते हैं हम देख लें, उनके आउटकम्स क्या बनते हैं। सबसे पहले, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, इसका मतलब उनकी डायरेक्शन सेम होगी, तो एंगल क्या होगा? 0। तब याद रखिएगा उनका जो जवाब आएगा वो मैक्सिमम जवाब आएगा। आइए फॉर्मूला में पुट करके देख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 0। cos ऑफ 0 1 होता है, तो हमारे पास ये बन गया 2ab। ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बंद होके बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जवाब आ गया r इक्वल टू a प्लस बी। गौर से दिखेगा, यहां पर तो हम r को ऐसे मालूम करें कि हमने सिंपली a में b को ऐड किया। a और b सिंपली ऐड, जैसे स्केलर ऐड हो रहे होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे, तो याद रखिएगा दे कैन बी एडेड लाइक स्केलर्स। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 न्यूटन। जवाब हमेशा मैक्सिमम आएगा जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल, हम 60 डिग्री पर चले जाते हैं। चले 30 पर आ जाते हैं। अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं, 30 डिग्री cos 30 होता है अंडर रूट 3/2। ये मैंने डायरेक्ट उसको सॉल्व किया हुआ, यहाँ पे 2 था, अंडर रूट 3/2 आया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये जवाब आ गया। यहां से ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में वो आपको ये इक्वेशन दे दे सारी की सारी, पूछे बताओ अगर ये जवाब आ रहा है रिजल्टेंट आर का, तो ए और बी वेक्टर का आपस में एंगल क्या होगा। तो ये एंगल आप डायरेक्टली, फॉर्मूला आपको याद है तो आप फौरन 30 को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं 45 पर। cos ऑफ 45 होता है 1 ओवर अंडर रूट 2। यकीनन यहाँ पे 1 ओवर अंडर रूट 2 आया होगा, और ऊपर जो 2 होगा वो नीचे वाले अंडर रूट 2 के साथ कुछ ऐसे कैंसिल आउट हुआ होगा कि ऊपर पावर हाफ आ गई होगी। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला को आप याद कर लें ताकि आप आसानी से पेपर में इनको देखते ही फौरन से पहले गैस कर लेंगे कि कभी भी अगर ऐसा फॉर्मूला आएगा तो ए और बी का जो एंगल बनेगा तो लाजमी 45 डिग्री होगा। 60 डिग्री पर चलते हैं। 60 डिग्री पर हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा, 2ab cos ऑफ 60। cos ऑफ 60 हमारे पास होता है हाफ, 1/2। तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया। तो ये फॉर्मूला जब भी आएगा हम फौरन गैस कर सकते हैं कि एंगल दो वेक्टर्स का जो था वो 60 डिग्री था। अब बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, वेक्टर ए और बी आपस में 90 डिग्री पर थे, तो cos ऑफ 90 जो था वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसे भी आप याद रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखिए कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 0 से शुरू होता है और 180 तक जाता है। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 से छोटा नहीं हो सकता और 180 से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल से उनको डिस्कस किया। अब आखिरी एंगल आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब दोनों एंटी पैरेलल होंगे। बच्चा हम अच्छी तरह से जानते हैं एंटी पैरेलल का मतलब अगर हम ऐड करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो असल में एडिशन नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास जवाब मिनिमम आएगा। ये पूरा फॉर्मूला आप सबके लिए लिखा हुआ है, तो हमारे पास जवाब आएगा a माइनस पी दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन विच विल गिव यू द मिनिमम 1। आइए इसकी कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट पर मैंने भी आपसे एक बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया कि वेक्टर ए जो है और वेक्टर बी जो है इनके दरमियान कम से कम एंगल क्या हो सकता है? कम से कम एंगल 0 हो सकता है। ये पैरेलल हो सकते हैं, दे मे बी इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा भी मुमकिन है। और जैसे जैसे मैं एंगल को देखें इंक्रीज करता जाऊंगा मैक्सिमम कहां तक जाऊंगा? 180 डिग्री पर। 180 डिग्री से बड़ा एंगल हो ही नहीं सकता। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो व्हेन थीटा इंक्रीजेस, जब थीटा क्या करता है? इंक्रीज करता है। हमने ये बात देख ली हुई है हम, और कि जब एंगल 0 होगा तो जवाब मैक्सिमम होगा। तो बताइए जब एंगल इंक्रीज करेगा, जब थीटा इंक्रीज कर रहा होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि 0 पर वो मैक्सिमम था। अब अगर आप एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कम होती चली जाएगी। और अगर और कहां पर ये मिनिमम था 180 डिग्री पर, इसका मतलब जब आप एंगल को कम करने लग जाएंगे तो इसका मतलब ये है जब आप थीटा को कम कर रहे होंगे, जब थीटा डिक्रीज कर रहा होगा तो फिर याद रखिएगा यू आर मूविंग टुवर्ड 0 डिग्री। 0 डिग्री तक इसकी तरफ जाएंगे तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है ए जिसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, दूसरा वेक्टर जिसकी बी है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। अब मजे की बात ये वो कहता है
रिजल्टेंट बताइए क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी। तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप एक काम करें, पहले रेंज निकाल लें। देखिए मैक्सिमम क्या जवाब आ सकता है, मैक्सिमम जवाब आ सकता है कि 10 न्यूटन में अगर मैं प्लस करूं 5 न्यूटन को तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 15 न्यूटन। ये तब जब एंगल 0 था, ऐड हुए। और एंगल सबसे बड़ा क्या हो सकता है 180, 180 के लिए आपस में क्या हो देंगे माइनस, इसका मतलब 10 ऑफ न्यूटन में से मैं जब 5 ऑफ न्यूटन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 5 ऑफ न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास रेंज आ गई। रेंज से मुराद ये कि 5 न्यूटन कम से कम जवाब हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है 15 न्यूटन। ये 0 डिग्री के लिए, ये 0 डिग्री के लिए, ये 15 न्यूटन जो है ये 180 डिग्री के लिए, ये 0 डिग्री के लिए, इनके दरमियान भी जवाब आ सकता है। लेकिन याद रखिए 5 न्यूटन से छोटा नहीं हो सकता, 15 न्यूटन से बड़ा नहीं हो सकता। अब ऑप्शन की जब चलते हैं 15 न्यूटन जी, 15 न्यूटन बिल्कुल हो सकता है। बीटा पे जाइए 12 न्यूटन, 12 न्यूटन भी हो सकता है क्योंकि 12 भी 5 और 15 के दरमियान लाई रहता है। 5 न्यूटन, 5 न्यूटन भी हो सकता है, लेकिन डेल्टा 4 न्यूटन नहीं हो सकता क्योंकि सबसे मिनिमम से छोटा नहीं हो सकता और मैक्सिमम से बड़ा नहीं हो सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एंटी टेस्ट में बहुत दफा आ चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारी बुक के या एंटी टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखें अगर दो वेक्टर ऐसे हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और मजे की बात उनको ऐसे ऐड किया जाए कि उनसे जो वेक्टर हासिल हो उसकी भी वही मैग्नीट्यूड हो। जैसे सपोज करें वेक्टर ए जो है वो 2 न्यूटन का, वेक्टर बी भी 2 न्यूटन का और मजे की बात इनका रिजल्टेंट भी 2 न्यूटन का। ये कब हो सकता है, याद रखिएगा तभी हो सकता है जब हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल बने जिसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अंदर एंगल 60 60 60 बनता है। तो हमसे सवाल वो कर रहा है बताइए फिर ए और बी का क्या एंगल हो सकता है। तो आपको मैंने ऑलरेडी टेक्निक बताई है कि ए और बी का एंगल आपने हेड और टेल के दरमियान नहीं लेना, हमने हेड और टेल के दरमियान नहीं लेना। इसका मतलब हम ये वाला एंगल कंसीडर नहीं कर सकते। मैं वेक्टर ए को ये एक्सटेंड किया मैंने तो ये वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर बी है। अब मजे की बात है कि अगर अंदर एंगल 60 है, ये टोटल एंगल हमारे पास बनता है 180 में से 60 माइनस हो गया तो हमारे पास एक्सटर्नल एंगल आ गया 120 डिग्री। तो ये हमारी बुक का एक बड़ा फेमस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी है। तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास आ गया चार्ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सवाल क्या, सवाल ये है कि दो वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक हो गया, मगर और इनकी मैग्नीट्यूड भी वही है जो कि इनके रिजल्टेंट की है, मगर रिजल्टेंट इस वक्त दोनों की एडिशन नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन है। तो ये तभी हो सकता है जब डायग्राम ट्राइंगल ऊपर ना बने बल्कि डाउनवर्ड बने। अगर मैं ट्राई, इसका मतलब मैं अब वेक्टर ए में वेक्टर बी का नेगेटिव ऐड कर रहा हूं। जब नेगेटिव ऐड करूंगा तो अगर बी माइनस बी इस तरफ है तो यकीनन डी जो होगा वो इस डायरेक्शन में ही डेवलप होगा। मैंने वेक्टर ए को यहाँ पे एक्सटेंड किया तो ए और बी का एंगल कितना आ गया आप देख सकते हैं। बाहर वाला एंगल 120 डिग्री है तो यकीनन ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता कि अभी आपने 120 डिग्री वाली भी कंडीशन देखी जिसमें ए प्लस बी बराबर था। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए is equal to the magnitude of the vector b। यहाँ पे a minus b मॉड्यूलस is equal to the magnitude of vector a is equal to magnitude of vector b। तो इसका जवाब हमारे पास अल्फा आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं। ये भी हमें बात का तो हमें बड़ा आसान लगता है लेकिन यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा। इक्वल वेक्टर उनको कहते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो। ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों 10-10 न्यूटन के हैं। यहाँ पे मैं देख सकते हैं इनकी डायरेक्शन भी सेम, इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम। इसका मतलब हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। अब आइए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स, कहता है बताओ कम से कम, अपनी पूरी जान लगा दो, बता दो कि कम से कम आपने निकालने हैं नंबर ऑफ वेक्टर्स जो कि अनइक्वल हो और जिन्हें क्या किया जाए जब वेक्टोरली ऐड किया जाए तो उनका जवाब नल वेक्टर आए या जीरो भी बात का लिखा जाए तो वैसे जवाब नल वेक्टर ही होता है क्योंकि वेक्टर्स को याद रखिएगा ऐड करें या माइनस करें, अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो याद रखिएगा कि जवाब जीरो नहीं आ सकता नल वेक्टर। लेकिन बात का पेपर में आ जाता है जीरो भी लिखा होता है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि इनइक्वालिटी किस बुनियाद पर है। देखिए इनइक्वालिटी मैग्नीट्यूड के बेस पर भी हो सकती है और डायरेक्शन के बेस पर भी हो सकती है। क्योंकि उसने हमारे पर छोड़ दिया इसका मतलब और हमने कम से कम निकालने हैं, मिनिमम निकालने हैं। तो आइए देखते हैं। ये वेक्टर ए है जो कि 10 न्यूटन है और ये वेक्टर बी जो है वो 10 न्यूटन है। लेकिन मजे की बात है कि दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन क्या है
ऑफ इट। बेटा आप मुझे बताओ क्या ये इक्वल वेक्टर्स हैं? जी नहीं, यकीनन, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, सो दे आर अनइक्वल वेक्टर्स। अगर आप इनको ऐड करेंगे यकीनन आपके पास जवाब नल वेक्टर आएगा। इसका मतलब इस सवाल का बेस्ट आंसर चार्ली नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, बल्कि बेस्ट ऑप्शन 2 बनती है। अब अक्सर एफएससी में इस क्वेश्चन को बहुत दफा हम लोग देखते हैं, हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? जहां वहां पे हमें बताया जाता था कि जवाब 3 था, असल में वो क्वेश्चन जिसका जवाब 3 है वो ये है, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जब वो आपसे कहेगा कि इनइक्वालिटी मैग्नीट्यूड के हवाले से है, तब फिर आप 3 को टिक करेंगे। क्यों? आप देख सकते हैं अब दो वेक्टर्स ही हो सकते हैं, क्योंकि उसने कहा अब इनइक्वालिटी मैग्नीट्यूड की वजह से है। एक वेक्टर 2 न्यूटन है, एक वेक्टर 1 न्यूटन है। ये कभी जो मर्जी कर ले, चाहे डायरेक्शन ऑपोजिट हो, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि सपोज करें ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो एक तीसरा वेक्टर सी था जो 3 न्यूटन था। इन ए और बी को आपने ऐड किया, 3 न्यूटन आपके पास इस डायरेक्शन में डेवलप हो गया, और अगर जब आपने इसको सी में ऐड किया तो आपके पास जवाब नल वेक्टर आ गया। इसका मतलब हमारे पास 3 आंसर तब होगा जब हमें वो पेपर में बोलेगा दैट इनइक्वालिटी इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नल वेक्टर, नल वेक्टर के बारे में हम सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, इसे इमेजिनरी वेक्टर भी बात का कहा जाता है। अब सबसे अहम चीज, इसे पैदा कैसे किया जा सकता है, हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे अहम नुक्ता, ये हम सब जानते हैं, जो हमारे फिंगर टिप पे होता है, हमें होता है कि शायद ऐसे ही नल वेक्टर है पैदा हो सकता है, और कैसे पैदा ही नहीं हो सकता। ये देखिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, अगर मैं ऐड करूंगा तो नल वेक्टर आएगा। ठीक है, बिल्कुल एग्री। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये एरो यहां से हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ये सपोज करें 0 है, दिस इज 0, 0 को अगर मैं किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई है तो मेरे पास जो चीज आएगी, जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी, दैट इज अ नल वेक्टर। क्यों? क्योंकि 0 इसको मुकम्मल तौर पे 0 बना देगा, लेकिन 0 एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी कभी वेक्टर से उसकी ओरिजिनलिटी नहीं छीन सकती। इसका मतलब वो कभी स्केलर कभी वेक्टर से मल्टीप्लाई होके उसे स्केलर नहीं बना सकता, ये वेक्टर ही रहेगा, लेकिन नल वेक्टर कहलाएगा। इसी तरह हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का जवाब हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सच दैट थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास आप ये बात जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है वो साइन ऑफ थीटा इन्वॉल्व होता है। तो अगर एंगल क्या हो, अगर एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री हो तो साइन 0 भी 0 होगा, साइन 180 भी 0 होगा। क्या आप इसका जवाब 0 लिखेंगे? आप इसका जवाब 0 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि बाय डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब आप इसे नल वेक्टर राइट डाउन करेंगे। तो मैंने कोशिश की कि यहाँ पे नल वेक्टर के हवाले से कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैंने कुछ चीजें आपसे शेयर की। आइए क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल वेक्टर, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे नल वेक्टर कहा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल वेक्टर। देखिए, a प्लस बी इज इक्वल टू आर, लेकिन मजे की बात है a क्या है, दैट इज नेगेटिव ऑफ b, तो साफ सी बात है जो r आएगा वो नल वेक्टर होगा। हमने ऑलरेडी बात देख ली। बीटा पे जाते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट के लिए ड्रॉ किया जाता है जो स्टार्ट ओरिजिन से होता है। अब ओरिजिन भी एक पॉइंट है, अगर आप ओरिजिन ही का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो तो ड्रॉ ही नहीं हो सकता। इसका मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हुए और ओरिजिन तक ही रह गए, इसका मतलब कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई। तो ये इमेजिनरी वेक्टर है, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल बनती है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। और ये भी अभी मैंने आपसे शेयर किया कि क्रॉस प्रोडक्ट जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तब भी उनका जवाब क्रॉस प्रोडक्ट का जो होगा 0, साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, तब भी वो नल वेक्टर आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी डेल्टा। नेक्स्ट स्लाइड है यूनिट वेक्टर के हवाले से। यूनिट वेक्टर क्या है? देखिए, किसी भी वेक्टर का अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम आमतौर पर एक खास वेक्टर इस्तेमाल करते हैं जिसे यूनिट वेक्टर का नाम दिया जाता है। तो पता चला कि यूनिट वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड को 1 नहीं मानता तो ये इस मैग्नीट्यूड के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। तो पहली बात तो यही साबित होगी कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होगी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सप्रेस करना। तो आइए देखते हैं, आमतौर पे यूनिट वेक्टर्स दो तरह के होते हैं,
स्पेसिफाइड जिन्हें देखते साथ ही हम कहते हैं यार ये तो यूनिट वेक्टर। आप सब जानते हैं कि आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लिए होता है, जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के लिए होता है, के यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के लिए होता है। तो इन्हें तो देखते साथ ही हम कहें यार ये तो यूनिट वेक्टर है। लेकिन अब जरा इन पे गौर कीजिए, ये एक वेक्टर लिखा हुआ है। अब जब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर लेते तब तक हम ये नहीं बता सकते कि वेदर इट इज अ यूनिट वेक्टर और नॉट। तो आप सब जानते हैं इसका फॉर्मूला, वही फॉर्मूला अप्लाई किया, अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व किया गया तो हमारे पास जवाब जो आ गया दैट इट कम्स लाइक दिस वन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1। अगर जवाब हमारे पास 1 आ गया तो इसका मतलब अगर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है देन इट मस्ट बी अ यूनिट वेक्टर। इसी तरह जरा इसको भी देख लें, इसको भी अगर मैं इस फॉर्मूला में अप्लाई करूं, मैंने सारे स्टेप्स किए हुए, जवाब 1 आएगा, एक यूनिट वेक्टर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की फिंगर टिप्स पे होती है। आप सब जानते हैं फॉर्मूला को जब मैं अप्लाई करूंगा कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा, वो भी जवाब 1 आएगा। तो पता ही चला कि ये भी यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। आइए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत खूबसूरत चीज, एक चीज जहां पर ऐसी है जो अभी तक मैंने नहीं बताई, मैग्नीट्यूड तो इसकी 1 होती है, इसे डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर, इनमें से कौन सा है जो कि यूनिट वेक्टर है। अब अगर मैं गौर करूं तो ये तो वही है जो अभी मैं आप लोगों को दिखा कर आया हूं। तो आप फौरन कहेंगे सर ये तो सारे के सारे ही यूनिट वेक्टर हैं, तो फिर जवाब तो डेल्टा होना चाहिए था, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ दीज। तो क्या इससे मुराद ये है कि ये क्वेश्चन गलत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पे न्यूटन मीटर लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ। याद रखिएगा यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ किसी वेक्टर के साथ उसकी डायरेक्शन को एक्सप्रेस करना होता है। तो इसका यूनिट नहीं हो सकता। अगर इसका यूनिट होगा तो ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होकर उसे एक नई फिजिकल नए यूनिट्स दे देगा, नए डायमेंशन दे देगा। ये तो उस वेक्टर को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हमने बहुत खूबसूरत बात सीखी, यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, एट विच एंगल आर एक्स इक्वल टू आर वाई। आर एक्स और आर वाई पर बच्चे ये मैट्रिक का क्वेश्चन है, बच्चे फौरन से पहले जनाब आओ देखते ना था वो बीटा 45 डिग्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये आर एक्स के ऊपर वेक्टर ड्रॉ हुआ है, ये आर वाई के ऊपर वेक्टर ड्रॉ हुआ है और ये इक्वल है। मुझे एक बात बताएं, दो वेक्टर्स कब इक्वल हो सकते हैं? जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन। याद रखिएगा आर एक्स सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है और आर वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि दोनों वेक्टोरली बराबर हो? तो याद रखिएगा ये वेक्टोरली बराबर नहीं हो सकते। हाँ जवाब, तो इसका मतलब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है डेल्टा, विच इज नॉट पॉसिबल। कब ये बराबर हो सकते? तो मैट्रिक में इसका गया था, अगर यहाँ पे मॉड्यूलस लिखा होता, अगर यहाँ पे मॉड्यूलस लिखा होता तो हम इन दोनों की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते। और हम सब जानते हैं कि आर एक्स में हमारे पास कॉस ऑफ थीटा इन्वॉल्व होता है और आर वाई में हमारे पास साइन ऑफ थीटा इन्वॉल्व होता है। साइन थीटा कॉस थीटा 45 पर सेम वैल्यू देते हैं। तो अगर तो मॉड्यूलस होंगे तब ये 45 आंसर होगा, वरना आंसर 45 नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा एक टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर, जब एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या हो सकता है? बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। इट्स मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट चेंज, इट्स डायरेक्शन में, और पहला इट्स मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट चेंज, दूसरा इट्स डायरेक्शन मे और मे नॉट चेंज, तीसरा इट्स डायमेंशन में और मे नॉट चेंज, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्केलर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मेंट कर लेते हैं। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर व्हाट इज नॉट ट्रू। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, व्हाट इज नॉट ट्रू, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्केलर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब भी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा हो ही नहीं सकता कि वो कन्वर्ट हो जाए स्केलर क्वांटिटी में। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी चीज ऐसी है जो कि सही नहीं है? वो डेल्टा है। इसका मतलब अगर डेल्टा हमारे पास, क्योंकि हमने रॉन्ग ऑप्शन देखे थी, ये हमारे पास वो ऑप्शन आ गई जो ऐसा मुमकिन नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा भी मुमकिन है। आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, हो सकता है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज ना हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो सकता है उसकी डायमेंशन चेंज हो सकता है उसकी डायमेंशन चेंज ना हो। इससे क्या मुराद है आइए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन विद अ पॉजिटिव नंबर, अगर मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, जैसे एक वेक्टर 2 न्यूटन था, अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? इसकी मैग्नीट्यूड 2 से 4 हो जाएगी।
लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन पर फर्क पड़ेगा? डायरेक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो ये जरूरी नहीं। अब ये भी तो हो सकता है नंबर 1 हो, अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, ना ही डायरेक्शन चेंज होगी। इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया मे और मे नॉट चेंज का। और अगर मैं बात करूं मल्टीप्लीकेशन विद अ नेगेटिव नंबर की, देखिए अगर नंबर 1 से बड़ा है, नेगेटिव अगर 1 से बड़ा लाइक -2 है, तो ये क्या करेगा? ये मैग्नीट्यूड को भी डबल कर देगा और नेगेटिव साइन क्या करेगा? ये हमारे पास बन जाएगा, इट विल बिकम -2a। तो ये -2a हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी डबल होगी और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ऐसा मुमकिन है, अगर तो नेगेटिव नंबर जो है मतलब 1 से बड़ा, तो वो मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगा, डायरेक्शन को भी चेंज करेगा। और अगर वो -1 है, -1, ये -1 है, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। यहाँ पे अगर -1 होता तो सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स कर देता। मल्टीप्लिकेशन विद द फिजिकल क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चार्ली ऑप्शन थी कि डायमेंशन भी चेंज हो सकती है। देखें, एक्सलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सलेशन को मैं मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, मगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई नंबर नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट किलोग्राम है, तो अगर मैं एक्सलेशन को मैस जो कि स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक नई क्वांटिटी जन्म लेती है, फोर्स। ये नहीं हुआ कि जनाब एक्सलेशन डबल हो गई, 3 टाइम्स हो गई, नहीं, बल्कि फोर्स पैदा हुई। इसका मतलब जिसके यूनिट भी क्या है, न्यूटन है, डायमेंशन चेंज हो गए, एक नई फिजिकल क्वांटिटी भी जन्म ले सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो नई क्वांटिटी जन्म लेगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसकी वही डायरेक्शन होगी जो कि एक्सलेशन की डायरेक्शन है। मल्टीप्लिकेशन विद नंबर 0, ये मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं। अगर 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास नल वेक्टर प्रोड्यूस होगा, स्केलर नहीं हो सकता। ये बहुत अहम नुक्ता है। तो ये हमारा अब लास्ट टॉपिक आ गया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमारी बुक में ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, इसकी थ्योरी इसके फॉर्मूला से रिलेटेड वो तो आप बुक में से देख लेंगे। आइए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर वेक्टर आर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आर एक्स और आर वाई ये दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि थीटा क्या चीज है। थीटा आप देख सकते हैं, ये थीटा क्या है? इट इज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट इज ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज एंगल है टू द वेक्टर, तो ये हमेशा जब भी ड्रॉ किया जाएगा ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया जाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होगा और एंटी क्लॉकवाइज जाके वेक्टर को टच करेगा, जो एंगल बनेगा उसको थीटा कहेंगे। व्हाट इज फाई? फाई क्या चीज है? फाई इज ऑलवेज इनर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो याद रखिएगा, ये जो ट्राइंगल वेक्टर आर जहां पे भी लाई करेगा, वो जो ट्राइंगल वहां पे बनाएगा, उस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनेगा, अंदर एंगल, वो हमेशा फाई होगा। तो ये हमारे पास फाई आ गया। अब हुस्न इत्तेफाक ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर आर लाई करेगा तो थीटा और फाई दोनों सेम होंगे। इसका मतलब अगर दोनों सेम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों के लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि बड़ा फेमस फॉर्मूला आपकी फिंगर टिप्स में, टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हमारा वेक्टर आर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर, अब आप देख सकते हैं थीटा वही है, एंटी क्लॉकवाइज चल के इधर तक आ गया। फाई कौन सा है? फाई ट्राइंगल का अंदर का एंगल आ गया। कौन सा एंगल बड़ा है? ज़रा थीटा इज ग्रेटर देन फाई है। यहाँ पर आर एक्स हमारे पास हो गया नेगेटिव और आर वाई हमारे पास हो गया पॉजिटिव। एंगल क्या यूज करेंगे आप? थीटा, जो आपने रिलेशन यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री -5। ओके, टोटल एंगल 180 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री में सीधा आप फाई को माइनस करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, फाई का हमेशा यही फॉर्मूला होगा। ये आपने अप्लाई किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हमारा वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इफ इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर थीटा, आप देख सकते हैं थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, वेक्टर को जाके टच किया मैंने। फाई क्या है? फाई ट्राइंगल का अंदर का एंगल है, वो भी आप कौन सा बड़ा? थीटा बहुत बड़ा फाई से। यहाँ पे आप रिलेशन यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस का रिलेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे। 180 डिग्री में हम प्लस करेंगे फाई को, तो ये हमारे पास आ गया 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर भी हमारे पास थीटा की वैल्यू बहुत बड़ी, थीटा इज ग्रेटर, फाई हमारे पास स्मॉलर है, और अब फॉर्मूला यूज होगा 360 डिग्री -5। तो इस तरह से आप टॉपिक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था थीटा और फाई के हवाले से, बाकी फॉर्मूला सारे वही है। सो स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारी फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होती है चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, विच वाज फ्रॉम स्केलर्स एंड वेक्टर्स टू द
addition of vectors by rectangular comprehension.